हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम ट्यूटोरियल्स। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी क्लास 11 बीएसटी का चैप्टर स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये इस चैप्टर की पार्ट नंबर 2 वीडियो रहने वाली है। पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन करी थी, फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर खत्म किया था। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन से जाके आप वो वीडियो देख सकते हो। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को हमारे इस चैप्टर के पार्ट 2 के साथ। तो स्मॉल बिजनेस क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि स्टार्टअप इंडिया स्कीम जो हमारी देश की गवर्नमेंट लेकर आई थी वो क्या है, क्यों है, उसके अंडर गवर्नमेंट ने क्या क्या चीजें लेकर आई है गवर्नमेंट हमारे देश के स्टार्टअप्स के लिए। तो सबसे पहली चीज ना मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि स्टार्टअप एक चीज होती क्या है, हम किस बिजनेस को बोल रहे हैं कि आप स्टार्टअप हो। उसके बाद हम स्टार्टअप इंडिया स्कीम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कौन से बिजनेस को हम बोलेंगे कि वो स्टार्टअप है, कौन से बिजनेस को बोलेंगे वो स्टार्टअप नहीं है। तो देखो, हम उस बिजनेस को स्टार्टअप बोलेंगे नंबर 1 जो बिजनेस इंडिया के अंदर रजिस्टर हुआ हो, इंडिया के अंदर एज अ पार्टनरशिप या फिर एज अ कंपनी वो रजिस्टर हुआ है, और जब वो रजिस्टर हुआ है पिछले 10 साल के अंदर रजिस्टर हुआ है, 10 साल से ज्यादा पुराना वो बिजनेस नहीं है। उसका जो एनुअल टर्नओवर मतलब सेल्स वो 100 करोड़ से ज्यादा नहीं है। किसी भी एक साल में उसका जो एनुअल टर्नओवर है वो 100 करोड़ से ज्यादा का सेल उसका नहीं है। और वो जो बिजनेस है कुछ इनोवेशन कर रहा है, इनोवेशन मतलब कुछ नया कुछ डिफरेंट कर रहा है, हमारे देश की डेवलपमेंट कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आ रहा है, कमर्शियल प्रोडक्ट्स लेकर आ रहा है, नए प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है। तो टेक्नोलॉजी वगैरह के ऊपर जो बिजनेसेस काम कर रहे हैं, इंडिया में रजिस्टर्ड है, 10 साल से पुराने नहीं है, और उनका एक साल की सेल्स टर्नओवर 100 करोड़ से अगर ज्यादा नहीं है, ऐसे सारे बिजनेसेस को हम इंडिया में स्टार्टअप का नाम देते हैं। तो स्टार्टअप इंडिया, इन्हीं सारे बिजनेसेस के लिए हमारे देश की गवर्नमेंट क्या लेकर आई, स्टार्टअप इंडिया स्कीम लेकर आई। अभी स्टार्टअप इंडिया स्कीम देखो क्या है। स्टार्टअप इंडिया स्कीम इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया की सरकार एक इनिशिएटिव लेकर आई स्टार्टअप्स के लिए विद एन ऑब्जेक्टिव टू कार्व अ स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम फॉर नर्चरिंग इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स इन द कंट्री। तो हमारे देश की सरकार एक नया स्कीम लेकर आई, एक नई स्कीम लेकर आई। क्यों? क्योंकि सरकार का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारे देश में एक कल्चर बनाना है, एक इकोसिस्टम बनाना है जिसमें हर कोई बिजनेस करना चाहे, हर कोई स्टार्टअप करना चाहे। तो देखो, आज हमें पता है कि जो चाइना है, फॉर एग्जाम्पल चाइना हमसे काफी आगे है। चाइना की जीडीपी आप देख लो, चाइना के इंपोर्ट एक्सपोर्ट देख लो, चाइना में अर्बनाइजेशन हमसे बहुत ज्यादा है, चाइना में बिजनेसेस हमसे बहुत ज्यादा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि चाइना की सरकार ने ना हमसे कई साल पहले यही स्टार्टअप्स और यही सारे बिजनेस के इनिशिएटिव्स हमारे चाइना की सरकार ले आई थी, और उन्होंने अपने देश के लोगों को बहुत मोटिवेट किया था कि हर कोई बिजनेस करे, चाहे आपके पास ज्यादा जमीन नहीं भी है तो भी अपने चाहे घर के बैकयार्ड में शुरू करो पर बिजनेस शुरू करो। तो हमारे देश की सरकार को भी समझ आ गया कि अगर हमें भी आगे बढ़ना है, अपनी जीडीपी को बढ़ाना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, बिजनेस को बढ़ाना है, तो हमें लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा। हमें लोगों को कुछ ना कुछ चीजें भी देनी पड़ेंगी, जैसे कि सरकार टैक्स ब्रेक्स देती है स्टार्टअप को, उसके साथ साथ हमें लोगों को मोटिवेशन देना पड़ेगा। हमें लोगों को दिखाना पड़ेगा कि अगर तुम स्टार्टअप करोगे तो तुम्हें कितना उससे बेनिफिट होगा, जो बिजनेसमैन है वो कितनी अच्छी लाइफ जीता है। तो हमारे देश की सरकार यही कर रही है, स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंदर लोगों को मोटिवेट करना चाहती है बिजनेस करने के लिए, स्टार्टअप करने के लिए। इसके क्या क्या फायदे हैं वो भी हमने पढ़ा है कि अगर आप बिजनेस करोगे तो आप जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे, रीजनल बैलेंस डेवलपमेंट होगी, वो सारे पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे। तो बिजनेस के क्या क्या फायदे हैं एक देश को वो भी हमने पढ़ा। तो हमारे देश की सरकार बेसिकली हमारे देश के यूथ को, हमारे देश के लोगों को मोटिवेट करना चाहती है, एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बनाना चाहती है सरकार, जिसमें स्टार्टअप्स जो हैं वो ग्रो कर सके। तो क्या एम्स है देखो सरकार के इसके अंदर, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। एक कल्चर बनाना है एंटरप्रेन्योरियल, यानी कि बिजनेस का कल्चर बनाना है हमारे देश में, लोगों में वैल्यूज जनरेट करनी है बिजनेस से रिलेटेड, और लोगों को माइंडसेट को इन्फ्लुएंस करना है, यूथ के माइंडसेट को। देखो, यूथ के माइंडसेट को इन्फ्लुएंस करना है, देश के लोगों के माइंडसेट को इन्फ्लुएंस करना है कि तुम बिजनेस करो। तुम्हारे पास चाहे ज्यादा पैसे नहीं है, चाहे ज्यादा जमीन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, चाहे अपने घर से शुरू करो पर बिजनेस करो। तो बिजनेस के लिए लोगों को मोटिवेट करना है, उनको दिखाओ चार्म्स ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर कि कितना बढ़िया है एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी, एक एंटरप्रेन्योर की जिंदगी। उन चीजों को दिखाओ, मोटिवेट करो, एनकरेज करो लोगों को। डायनामिक स्टार्टअप्स मतलब अलग अलग तरीके के डिफरेंट स्टार्टअप्स के लिए मोटिवेट करो। और सिर्फ ये नहीं कि तुम लोग जो है यूथ को बोल रहे हो या सिर्फ कुछ एक लोगों को, नहीं, तुम हर किसी को बोलो। फिर चाहे वो विमेन है, फॉर एग्जांपल हम देखेंगे यहाँ पे कि जो हमारे अंडर रिप्रेजेंटेड सेक्शंस हैं, देखो जो अंडर रिप्रेजेंटेड टारगेट ग्रुप्स हैं, जैसे कि विमेन है, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं, SC ST हैं, हर किसी को हमारे देश की सरकार जो है मोटिवेट करना चाहती है बिजनेस करने के लिए। उसके अलावा जैसे साइंटिस्ट हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं,
किसी भी फील्ड के लोग हैं या फिर अंडर डेवलप्ड सेक्शन के लोग हैं, हर किसी को सरकार मोटिवेट करना चाहती है कि तुम आगे बढ़ो और बिजनेस करो, अपना स्टार्टअप शुरू करो। ये सरकार किसके अंडर कर रही है? स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंडर हमारे देश की गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है जी। अब स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंदर बेसिकली एक्शन पॉइंट्स क्या है? एक्शन पॉइंट मतलब गवर्नमेंट क्या क्या करेगी। सबसे पहली चीज है सिंप्लीफिकेशन। सो देखो, गवर्नमेंट ना आपको पूरे बिजनेस करने के प्रोसेस को सिंप्लीफाई करके दे देगी। मतलब कि आपको जितने भी लीगल चीजें करनी है, जो जो प्रोसेस है, जो आपको बिजनेस शुरू करने से पहले करना है, बिजनेस शुरू करने के बाद जो जो काम आपको करने हैं, हर चीज सरकार आपको सिंप्लीफाई करके देगी। और हैंड होल्डिंग मतलब जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा अपने आप चल नहीं सकता तो उसका मम्मी पापा हाथ पकड़ के उसको चलवाते हैं। वैसे ही जब आप नया नया बिजनेस शुरू कर रहे हो तो वो बिजनेस अभी छोटा बच्चा है, उसको आपके बिजनेस को उसका हाथ पकड़ के उससे काम करवाएगी सरकार, हाथ पकड़ के आपको साथ देगी एक तरीके से। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट क्या करेगी? आपको फुल ऑन सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट हर चीज में। स्टार्टअप इंडिया हब, एक पूरी हब बनाएगी सरकार जहां पे सारे स्टार्टअप्स इकट्ठे मिलके काम कर सके, सारे स्टार्टअप्स ग्रो हो सके। लीगल पूरी सपोर्ट देगी कि आपको लीगल कुछ भी काम करना है, अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाने से लेके कुछ भी, हर चीज में सरकार हेल्प करेगी। फास्ट ट्रैकिंग पेटेंट एग्जामिनेशन, पेटेंट के बारे में हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो फास्ट ट्रैकिंग पेटेंट एग्जामिनेशन की जो भी बंदा बिजनेस खोलता है उसको अपने बिजनेस के लिए अगर पेटेंट लेना है, ट्रेडमार्क लेना है, इन सभी के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आपको अपने बिजनेस के लिए ये सब चीजें लेनी है, उस प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करना, क्योंकि इन सभी चीजों में ना कई बार सालों लग जाते हैं। आपको अपना पेटेंट लेने में, ट्रेडमार्क लेने में कई बार सालों लग जाते हैं। तो गवर्नमेंट ही तो दे रही है ना ये सब, तो गवर्नमेंट लीगल प्रोसेस को सिंप्लीफाई करेगी, सपोर्ट करेगी और जल्दी आपके सारे काम करवाने की कोशिश सरकार करेगी। इजी एग्जिट, सरकार कह रही है तुम बिजनेस शुरू करो, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तुमसे बिजनेस शुरू कराऊंगी। और मान लो कि बिजनेस नहीं चला तुम्हारा, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस फेल भी तो हो जाते हैं, तो कोई नहीं, हम तुम्हें बड़ी आसानी से उस बिजनेस से एग्जिट भी करने देंगे, हम तुम्हारा ज्यादा नुकसान होने नहीं देंगे, ये भी सरकार कह रही है। ठीक है जी। हार्नेसिंग प्राइवेट सेक्टर फॉर इंक्यूबेटर स्टार्टअप, उसके साथ साथ सरकार प्राइवेट लोगों को, प्राइवेट सेक्टर को भी बोल रही है कि तुम लोग भी नए स्टार्टअप्स में पैसा लगाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शार्क टैंक देखते हो, शार्क टैंक पे सरकार नहीं बैठी, शार्क टैंक पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स बैठे हैं, अलग अलग लोग बैठे हैं जो अपना पैसा स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो सरकार कह रही है कि हम प्राइवेट सेक्टर को, ऐसे प्राइवेट इंडिविजुअल्स को, इनके जैसे बहुत सारी कंपनीज को भी हम मोटिवेट करेंगे कि तुम आगे बढ़ो और यंग स्टार्टअप्स में पैसा लगाओ। टैक्स एग्जम्पशन फॉर 3 साल तक स्टार्टअप्स को कोई भी टैक्स नहीं देना है। तुम पैसा कमाओ, जितनी मर्जी इनकम कमाओ, जितना मर्जी प्रॉफिट कमाओ, तुम्हें कोई भी टैक्स में एक पैसा भी नहीं देना है। वेज टू फंड स्टार्टअप, इसके बाद अगली चीज मेरे पास आती है, तुम्हें अपने स्टार्टअप के लिए अगर पैसा इकट्ठा करना है तो तुम कैसे कैसे पैसा इकट्ठा कर सकते हो। सबसे पहली चीज आती है बूट स्ट्रैपिंग। बूट स्ट्रैपिंग का क्या मतलब है कि आपका बूट है, आपका शूज है, आपको उसका स्ट्रैप बांधना है, आप खुद ही तो बांधोगे, कोई और तो आके तुम्हारे जूते का लेस नहीं बांधेगा ना। तो बूट स्ट्रैपिंग मतलब कि तुम अपने खुद के सेविंग्स में से, अपने खुद के पैसे से नंबर 1 बिजनेस शुरू कर सकते हो। तुम्हें किसी और से पैसा उधार लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास अपनी सेविंग्स पड़ी है, अपना पैसा पड़ा है, तो जब तुम खुद अपने पैसे से बिजनेस शुरू करोगे तो मैं उसको क्या बोलूंगी कि आपका जो बिजनेस है बूट स्ट्रैप्ड बिजनेस है। दूसरी चीज है क्राउड फंडिंग। तो क्राउड फंडिंग मतलब देखो, क्राउड मतलब जनता, आप जनरल पब्लिक से भी पैसा उठा सकते हो, पैसा मांग सकते हो। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे लोग आते हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स आते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, क्राउड आता है और वहां पे जाते हैं स्टार्टअप्स, अपना स्टार्टअप पिच करने जाते हैं और पैसे को रेज करने जाते हैं, पैसा मांगने जाते हैं। इसके अलावा आप आईपीओ वगैरह से क्राउड फंडिंग कर सकते हो। मतलब क्राउड मतलब कि देश की जनरल पब्लिक से, आम जनता से बहुत सारे तरीकों से पैसा मांग सकते हो अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए। बस वो आपके बिजनेस में पैसा लगाएंगे और बदले में वो आपके बिजनेस के कुछ एक शेयर्स ले लेंगे। एंजल इन्वेस्टमेंट, एंजल मतलब परी। जब आपका बिजनेस बिल्कुल शुरू नहीं हुआ है, बिल्कुल स्टार्टिंग इनिशियल स्टेजेस में है और तब उसको पैसे की जरूरत है, अभी बिजनेस शुरू भी नहीं हुआ, अभी आगे वो बढ़ा ही नहीं है और बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में है और आपको पैसे की जरूरत है, और अगर कोई उस टाइम पे आके आपको पैसा दे दे तो वो आपके लिए एक परी के जैसे है जिसने आपका बिजनेस शुरू करने में आपको मदद करी। तो जो बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में आके आपको पैसे दे उसको हम बोलते हैं एंजल इन्वेस्टमेंट, एंजल इन्वेस्टर्स उनको हम बोलते हैं। जो एंजल इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, यूजुअली कोई ना कोई एक इंडिविजुअल
एक अकेला इंसान होता है जो अपने खुद के पैसे, अब जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल शार्क टैंक पे जितने भी शार्क्स बैठे हैं, ये एक इंडिविजुअल एज एन इंडिविजुअल पैसा लगा रहे हैं, ये किसी कंपनी के बिहाफ पे पैसा नहीं लगा रहे, अपने खुद का पर्सनल पैसा स्टार्टअप्स में लगा रहे हैं। तो ये जो भी इंडिविजुअल इसी तरीके से किसी बहुत अर्ली स्टेज स्टार्टअप में पैसा लगाए, वो एंजल इन्वेस्टर बन जाता है उस स्टार्टअप के लिए। लेकिन ये क्योंकि अपने खुद के पैसे में से लगा रहे होते हैं, अपनी सेविंग्स में से लगा रहे होते हैं, तो यूजुअली थोड़ी कम ही इन्वेस्टमेंट ये लोग देते हैं। लेकिन दूसरी साइड पे आते हैं वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल में कोई इंडिविजुअल नहीं होता, बल्कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स ना मिलके क्या करते हैं, अपनी एक इन्वेस्टमेंट फर्म बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल शार्क टैंक में 4 शार्क्स बैठे हैं, वो चारों शार्क अगर अकेले अकेले पैसा लगा रहे हैं तो वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, बट वही चारों शार्क्स अगर इकट्ठे मिलके एक कंपनी बना ले, एक फर्म बना ले और बोले कि हम चारों ने मिलके एक कंपनी बनाई है, हम चारों ने मिलके उस कंपनी में पैसा लगाया है और अब ये कंपनी दूसरे स्टार्टअप्स में पैसा लगाएगी, तो वो क्या बन गए, वेंचर कैपिटल, वीसी फंड्स वो लोग देते हैं। वीसी फंड्स जो है ये हमारे बन जाते हैं और ये लोग भी आगे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं। ये क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों का पैसा है इस फर्म में, तो ये ज्यादा इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं एज कंपेयर टू एक इंडिविजुअल जिसके पास ज्यादा पैसा नहीं है। फिर आते हैं बिजनेस इंक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर्स। देखो ये भी पैसा देते हैं, बट ना पैसे से ज्यादा ये लोग एडवाइस देते हैं, ये लोग मदद करते हैं कि आपको बिजनेस कैसे चलाना है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो एंजल इन्वेस्टर्स या जो इंडिविजुअल्स होते हैं या जो शार्क टैंक पे जो शार्क्स होते हैं, उनके बारे में ना बहुत बार हमें सुनने को मिलता है कि अमन गुप्ता ने पैसे तो लगा दिए लेकिन कभी 1 मिनट भी टाइम नहीं दिया, हमें बताया ही नहीं, कभी हमारी मदद ही नहीं करी। ऐसा काम ये लोग करते हैं इंक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर्स। ये आपको पैसा तो देते हैं पर उसके साथ साथ आपको सिखाते हैं कि बिजनेस कैसे करना चाहिए, क्या गलतियां आप कर रहे हो, क्या ठीक कर सकते हो अपने बिजनेस में और कैसे आप अपने बिजनेस को इंप्रूव कर सकते हो। इनका मेन काम यही है, बिजनेस को पैसा तो देना है पर साथ में बिजनेस को एक्सेलरेट करना है, बिजनेस को तेज रफ्तार में आगे चलाना है, बढ़ाना है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ देयर मेंटोरशिप, देयर सर्विसेज, देयर हेल्प। ये लोग लोगों को बताते हैं कि तुम्हें अपना बिजनेस कैसे करना है, एडवाइस सबसे जरूरी देते हैं। एंड लास्ट इज माइक्रो फाइनेंस एंड एनबीएफसीज। तो हम बहुत सारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं जो आपको पैसा देती हैं, उधार के फॉर्म में पैसा देते हैं, पर वो एक बैंक का उनके पास लाइसेंस नहीं है, तो इसलिए हम उनको एनबीएफसीज बोल देते हैं। तो और बहुत सारी ऐसी छोटी बड़ी कंपनीज हैं जो थोड़ा या ज्यादा आपको जो है फाइनेंस देती हैं, उधार में पैसा आपको दे देती है। तो बहुत सारे आपके पास तरीके हैं अपने स्टार्टअप को शुरू करने के लिए। उसके लिए पैसा रेस करने के लिए खुद के पैसे से कर सकते हो, उधार का पैसा ले सकते हो, क्राउड से, पब्लिक से पैसा ले सकते हो, किसी एंजल इंडिविजुअल से पैसा ले सकते हो, किसी वेंचर कैपिटल से पैसा ले सकते हो, या फिर किसी एक्सेलरेटर से पैसा ले सकते हो और वो पैसे के साथ साथ एडवाइस भी आपको दे देंगे। तो बहुत सारे तरीके हैं, बस तुम बिजनेस शुरू करो। ये हमारे देश की सरकार बोल रही है, स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंडर पैसा तुम्हें मिल जाएगा, एडवाइस तुम्हें मिल जाएगी, सरकार की मदद तुम्हें मिल जाएगी, तुम बिजनेस शुरू करो। ठीक है जी। अगली चीज, लास्ट टॉपिक इसका मेरे पास आता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। देखो प्रॉपर्टी राइट्स, देखो फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ कि जैसे कि मेरा कोई लैंड है, मेरे कोई बिल्डिंग है या फिर बोर्ड है, ये सारी चीजें ना दिखती हैं, ये सारी चीजें फिजिकली प्रेजेंट है, ये सारी गुड्स हैं, फिजिकल गुड्स हैं जिनको मैं देख सकती हूँ, मैं टच कर सकती हूँ, मैं स्टोर कर सकती हूँ, खरीद के अपने घर लेके जा सकती हूँ। तो मैं बता सकती हूँ कि ये सब मेरा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई लैंड खरीदूंगी तो लैंड की मेरे नाम पे रजिस्ट्री होगी, अगर मैं गाड़ी खरीदूंगी तो वो मेरे नाम पे करवाई जाएगी, ये बोर्ड खरीदा है तो फिर बोर्ड का मेरे नाम का बिल होगा, कोई भी फर्नीचर खरीदा है, एसी खरीदा है, कोई भी फिजिकल चीज खरीदी है उसका बिल होगा मेरे नाम का कि वो मैंने खरीदी है। लेकिन अगर मैंने कोई गाना बना दिया या फिर अगर मैंने कोई भी लोगो बना दिया, ठीक है, जैसे कि हमारा विद्यम ट्यूटोरियल्स का मैंने लोगो बना दिया, या मैंने कोई गाना बना दिया, या मैंने कोई नई टेक्निक बनाई है, यूनिक टेक्निक बना दी किसी सामान को प्रोड्यूस करने की, किसी भी एक चीज की, मैं उस चीज का कैसे बताऊं कि ये मेरा है। फॉर एग्जाम्पल मेरा विद्यम ट्यूटोरियल्स का लोगो इस दुनिया में कोई भी यूज कर ले, कैसे पता चलेगा कि ये लोगो किसका है? या फिर मैं बोलूं एक गाना है, उस गाने पे हमें कैसे पता चलेगा वो गाना किसका है? क्योंकि वही सेम गाना आपको YouTube पे हजारों चैनल्स पे दिख जाएगा, हजारों लोग सेम गाने पे वीडियोस बना देंगे, सेम गाने पे शॉर्ट्स बना देंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा गाना किसका है, कौन सी ड्राइंग किसकी है, कौन सी वीडियो किसकी है, कौन सा ट्रेडमार्क, कौन सी कंपनी किसकी है? तो उन चीजों को भी जो फिजिकली दिखती नहीं है, जो ऐसा नहीं है कि मैं फिजिकली अपने घर पे स्टोर करके रख लूंगी, कोई और में से छीन नहीं लेगा, इन सभी चीजों को
जो हम फिजिकली देख नहीं सकते, स्टोर नहीं कर सकते, इन सभी चीजों को भी हमें अपने नाम पे करवाना पड़ेगा। जस्ट लाइक मैं लैंड अपने नाम पे करवाती हूँ रजिस्टर, सिमिलरली ये सारी ऑनलाइन जितनी भी चीजें हैं, इन सभी चीजों को भी मुझे अपने नाम पे रजिस्टर करवाना पड़ेगा। उन्हीं सभी चीजों को अपने नाम पे रजिस्टर करवाने के प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में ले रही हूँ। इंटेलेक्चुअल यानी कि ऑनलाइन ऐसे सारी प्रॉपर्टीज का राइट अपने नाम पे करवाना, उन सभी का राइट लेना, उसी चीज की मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब ये सारी ऐसी ऑनलाइन प्रॉपर्टीज, ठीक है, गाना हो गया, ये सारी चीजें। क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन माइंड, देखो ये कोई ऐसा नहीं है कि नेचर से हमें कुछ लैंड मिला है मैंने अपने नाम पे करा, नहीं, मेरे दिमाग ने एक गाना बनाया, कोई ड्राइंग बनाई, कोई वीडियो बनाई, कोई लोगो बनाया, ठीक है ना। जैसे कि हमने कोई इन्वेंशन कर दी, कोई लिटरेरी का काम है, लिटरेचर का मेरा कोई काम है, आर्टिस्टिक काम है मेरा, कोई सिंबल बनाया है, कोई नाम, कोई इमेज, कोई डिजाइन यूज्ड इन बिजनेस। अब आप मुझे एक बात बताओ कि मैकडोनल्ड का बर्गर बहुत ज्यादा चलता है, पर हर कोई बर्गर वाला अपनी दुकान के आगे मैकडोनल्ड का बर्गर क्यों नहीं लिख लेता? क्योंकि वो मैकडोनल्ड नाम उस कंपनी ने अपने पास रजिस्टर करवा रखा है, और अगर किसी और ने हिम्मत करी उसका नाम चुराने की तो वो उसके ऊपर केस कर देगा मैकडोनल्ड कंपनी, ठीक है ना। तो नाम, सिंबल, इमेज, डिजाइन, गाना, कुछ भी अगर आप इंटेलेक्चुअल कोई प्रॉपर्टी है आपके पास, आप उसको अपने नाम पे करा सकते हो, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, दो ब्रॉड कैटेगरीज इसकी होती हैं। सबसे पहले तो मेरे पास देखो आती है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसमें हमारे की इन्वेंशन आ जाते हैं कि जैसे मैंने कोई नई इन्वेंशन करी, जैसे मैंने कोई नई तरीके की मशीन बनाई एग्रीकल्चर करने के लिए या कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए, जो पहले कभी बाजार में किसी ने देखी ही नहीं थी, बनाई ही नहीं थी। या फिर ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल डिजाइन। ट्रेडमार्क मतलब कि मैंने अपने विद्यम ट्यूटोरियल्स, अपने नाम को, अपने लोगों को अपने नाम पे रजिस्टर करवा लिया, ठीक है ना। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कि किसी पर्टिकुलर जगह का टैग लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कश्मीरी एप्पल, तो कश्मीर के वो एप्पल हैं, तो उन एप्पल्स के ऊपर ज्योग्राफिकल टैग लगा है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग लगा है कश्मीर का, कि वो उस ज्योग्राफी, उस एरिया से वो आए हैं, ठीक है। और दूसरे हमारे क्या हो जाते हैं, कॉपीराइट्स, which includes literary and artistic works। देखो पहले तो बेसिकली है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी मतलब बिजनेस जो है, एक बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से हमने ये सारे बनाए हैं कि एक बिजनेसमैन कोई इन्वेंशन कर रहा है, ट्रेडमार्क, कोई डिजाइन बना रहा है, कोई जीआई टैग उसको चाहिए, लेकिन दूसरे बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से नहीं है, बल्कि किसी भी आम आदमी के पर्सपेक्टिव से है कि किसी ने अपना लिटरेचर का काम किया, कोई गाना बना दे, कोई भी आर्टिस्टिक काम आपने कर दिया, वो एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से हमने दूसरे वाले बनाए हैं। तो दो कैटेगरीज हैं हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, इन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली चीज मेरे पास आती है कॉपीराइट, फिर हम पढ़ेंगे ट्रेडमार्क, फिर हम पढ़ेंगे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो कॉपीराइट हमारा क्या है, राइट टू नॉट कॉपी। किसी ने भी मेरी वीडियो को कॉपी किया तो मैं सरकार को बता दूंगी, केस कर दूंगी, ठीक है ना। सो कॉपीराइट इज अ राइट कि मेरी वीडियो, एक यूट्यूब वीडियो पर भी कॉपीराइट आ जाता है, एक गाने पे कॉपीराइट आ जाता है कि मेरी चीज कोई कॉपी नहीं करेगा। इट इज ऑफर्ड व्हेन एन ओरिजिनल आइडिया इज एक्सप्रेस्ड बाय द क्रिएटर। एक मैंने ओरिजिनल वीडियो बनाई है, अब मेरी वीडियो को मेरी मर्जी के बिना कोई यूज नहीं कर सकता, ठीक है। इट इज द राइट कॉन्फर्ड अपॉन द क्रिएटर, जो क्रिएटर है उसको ये राइट मिला है। किस चीज का क्रिएटर, लिटरेचर, आर्टिस्ट, म्यूजिक, किसी भी चीज का क्रिएटर है, उसको राइट दिया गया है कि तुमने ये बनाया है, ये तुम्हारा ही रहेगा, कोई दूसरा इसको कॉपी नहीं कर सकता, कॉपी करेगा तो जेल जाएगा, ठीक है जी। दूसरी चीज मेरे पास आती है ट्रेडमार्क। अ ट्रेडमार्क इज एनी वर्ड, किसी भी वर्ड का आप ट्रेडमार्क करा सकते हो, ठीक है। किसी भी नाम का आप ट्रेडमार्क करवा सकते हो, किसी सिंबल का यानी कि लोगो का आप ट्रेडमार्क करा सकते हो, इनके कॉम्बिनेशन का भी करा सकते हो कि मैंने फोटो भी अपने लोगो का भी करा लिया और नाम का भी, दोनों के कॉम्बिनेशन का ट्रेडमार्क करा सकते हो, जिसकी वजह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये इस कंपनी का लोगो है, ये इस कंपनी का सामान है, ठीक है जी। किसी भी कंपनी, किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जिसकी मदद से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ऐसी किसी भी चीज को आप ट्रेडमार्क करा सकते हो, ठीक है। ट्रेडमार्क्स हेल्प्स इन डिस्टिंग्विशिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स। अब देखो फॉर एग्जाम्पल बर्गर्स हैं, पिज्जास हैं, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा किसका बर्गर है, पिज्जा है, अनटिल एंड अनलेस डोमिनोज ने अपना ट्रेडमार्क ना कराया हो, मैकडोनल्ड ने अपना ट्रेडमार्क ना कराया हो, इन कंपनीज ने अपना नाम और सब कुछ ट्रेडमार्क करवा लिया। इसलिए मैं देश में कहीं भी चली जाऊं, मुझे पता चल जाएगा कि ये तो डोमिनोज का लोगो है, डोमिनोज का नाम है, तो ये डोमिनोज पिज्जा होगा, यहाँ पे इसी तरीके का पिज्जा मुझे मिलेगा। तो डिस्टिंग्विश करने में ये मुझे मदद करेगा, ठीक है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मैंने बता दिया, जगह के ऊपर होता है, जीआई टैग हम इसको बोलते हैं, ठीक है जी। इट इज प्राइमरीली एन इंडिकेशन विच आइडेंटिफाइज एग्रीकल्चरल, नेचुरल और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स, इंडस्ट्रियल गुड्स, कोई भी चीजें
ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ डेफिनेट जोग्राफिकल टेरिटरी, आपकी किसी स्पेसिफिक जोग्राफी में ही कोई चीज मिलती है। जैसे मैंने बोला कश्मीरी एप्पल, तो कश्मीरी एप्पल के वो जो एप्पल है उसके ऊपर जीआई टैग लग गया कि ये तो कश्मीर से आया है। ये हमें ये बताता है कि ये कौन सी स्पेसिफिक जोग्राफिकल टेरिटरी से सामान आया है, इसलिए ये यूज किया जाता है सो दैट हम उस तरीके की क्वालिटी, उसकी रेप्यूटेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई कर सके, डिस्टिंग्विश कर सके दूसरों से। अब एप्पल तो 100 तरीके के होंगे, लेकिन जो एप्पल स्पेसिफिकली कश्मीर से आया है उसका रेप्यूटेशन अलग होगा, उसका क्वालिटी अलग होगा, टेस्ट अलग होगा, और इसीलिए उसके ऊपर हम क्या करेंगे, अपना जीआई टैग कश्मीर का लगा देंगे। ठीक है जी। अगली चीज मेरे पास आती है पेटेंट। देखो जो पेटेंट है ना, ये सिमिलर टू ट्रेडमार्क बट स्टिल डिफरेंट। जो ट्रेडमार्क होता है ना, ट्रेडमार्क आप किसी भी नाम का, किसी भी चीज का करवा लेते हो, और जो ट्रेडमार्क है ना वो काफी आसानी से आपको मिल जाता है, विद इन अ फ्यू मंथ्स जो ट्रेडमार्क है आपको मिल जाएगा। लेकिन जो पेटेंट है ना, वो स्पेसिफिकली आप किसी इन्वेंशन के लिए करवाते हो, और ये जो पेटेंट है इसको लेने में टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है, और इसके ऊपर पैसे भी बहुत ज्यादा सरकार मांगती है पेटेंट ग्रांट करने के लिए। क्योंकि देखो जो ट्रेडमार्क है ये तो किसी नाम का देना है ना, तो नाम तो आप चेक कर लोगे कि ऐसा नाम कहीं पे पहले है कि नहीं, आप अपनी डायरेक्टरी में चेक कर लोगे कि ये नाम है या नहीं। अगर वो नाम होगा तो ठीक है, नहीं तो आपको ट्रेडमार्क मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन पेटेंट के केस में आप बोलते हो कि मैंने कोई नया इन्वेंशन करा है। अब आपने कोई नया इन्वेंशन करा है, इस चीज को सरकार जो है पूरी अच्छी तरीके से दुनिया भर में चेक करेगी कि क्या ये पहले कहीं पर है या नहीं। अगर वो कहीं नहीं हुआ, आपने ही नया इन्वेंशन करा हुआ, तभी वो पेटेंट आपको सरकार देती है। किसी चीज का भी मिल जाता है, किसी प्रोसेस का भी। चीज मतलब कि आपने कोई नई तरीके की गाड़ी बना दी, ठीक है, तो वो पेटेंट मिल जाएगा। या फिर कोई नया तरीका निकाल दिया गाड़ियों को बनाने का, तो वो प्रोसेस का भी पेटेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। विच शोज द टेक्निकल एडवांसमेंट, कुछ नई टेक्नोलॉजी आप लेकर आए हो ओवर द ऑलरेडी नोन प्रोडक्ट्स, ठीक है। पेटेंट इज एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट विच प्रोवाइड्स द राइट टू एक्सक्लूड। सरकार कह रही है कि तुम बाकी सबको एक्सक्लूड कर सकते हो, कि कोई भी अगर तुमने कोई अलग ही नई इन्वेंशन कर दी गाड़ी की, तो तुम दुनिया भर में सबको मना कर सकते हो कि भैया ये गाड़ी मैंने बनाई है, ऐसी मेरे पास पेटेंट है, और सिर्फ मैं ही इस तरीके की गाड़ियां बना के बेचूंगा, कोई और नहीं बना सकता। अगर कोई और बनाना चाहता है तो उसको आपको पैसे देने पड़ेंगे गाड़ियां बनाने के। और ये सब क्यों है? क्योंकि आपके पास उस चीज का पेटेंट है, ठीक है। तो इट प्रोवाइड्स द राइट टू एक्सक्लूड all other and prevent them from making, using, offering for sale, selling or importing the invention. तो आप बाकी सबको एक्सक्लूड कर सकते हो। डिजाइन, डिजाइन बेसिकली मतलब आपने कोई नया तरीके का डिजाइन बना दिया, ठीक है। कोई भी शेप, कोई भी पैटर्न, कोई भी अरेंजमेंट ऑफ लाइंस और कलर्स कॉम्बिनेशन दैट इज अप्लाइड टू एनी आर्टिकल, ठीक है। इट इज अ प्रोटेक्शन गिवन टू द एस्थेटिक अपीयरेंस और द आई कैचिंग फीचर्स। अब हमें बहुत बार आजकल चलता है ना कि भैया ये तो बड़ा एस्थेटिक है, ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या पता वो किसी का डिजाइन हो, तो वो अपने डिजाइन के लिए भी आईपीआर ले सकता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अपना ले सकता है कि ये डिजाइन मैंने बनाया है और इसको कोई और कॉपी नहीं कर सकता। सिमिलरली प्लांट वेराइटी, देखो प्लांट वेराइटी इज एसेंशियली ग्रुपिंग प्लांट्स into categories based on their botanical characteristics। हम अलग अलग प्लांट्स को साथ में ग्रुप कर सकते हैं, साथ में कैटेगराइज कर सकते हैं। हमारे अब देखो जितने भी लोग फार्मिंग कर रहे हैं, हर किसी को चाहिए कि भैया हमें तो और एडवांस्ड प्लांट्स चाहिए, हमें तो और बेटर चीजें चाहिए, लेकिन बनाई वो चीज किसी एक ने, यूज हर कोई कर ले मुफ्त में, ये तो सही नहीं है ना। तो किसी अगर एक ने इन्वेंशन करी कि हम इस टाइप के प्लांट्स को अगर इकट्ठा कैटेगराइज करें उनके बोटानिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, तो हम उनसे XYZ फायदा निकाल सकते हैं। तो किसी ऐसे इंसान ने जिसने कुछ नया इन्वेंशन करा है, वो अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सरकार से ले सकता है, ठीक है। तो आप इसमें बेसिकली क्या करते हो, प्लांट्स की कोई नई ब्रीड निकाल सकते हो, 2-3 प्लांट्स को आपस में ब्रीड करवा के, ठीक है, और उनकी जो है कुछ नई क्वालिटी कुछ आप निकाल सकते हो जो फार्मर्स डेवलप करते हैं। इससे प्लांट्स जो है कंजर्व होते हैं, इंप्रूव होते हैं, मेकिंग अवेलेबल प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। तो इससे हमारे जो प्लांट्स है वो कंजर्व होंगे, इंप्रूव होंगे, और उनकी कोई नई तरीके की ब्रीड, कोई नई तरीके की जीन्स हमें निकल के देखने को मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल हाइब्रिड वर्जन्स ऑफ पोटैटोस। तो हमने हाइब्रिड अगर पोटैटोस किसी ने बनाए पहली बार, तो वो उसके ऊपर जो है प्लांट वेराइटी का अपना IPR ले सकता है कि भैया ये देखो, ये अलग एक नए तरीके का हाइब्रिड तरीके का पोटैटो है, ये मैंने बनाया है, इसमें ये न्यूट्रिशंस है, ये फायदे हैं। अब अगर कोई ऐसा बनाना चाहता है तो उसको मैं ही रेसिपी बताऊंगा, मैं ही बताऊंगा कैसे करना है, और मैं उसको बताने के पैसे लूंगा, फ्री में कोई इसको यूज नहीं कर सकता क्योंकि पहली बार मैंने किया है। चलो जी,
तो इसके साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है ये चैप्टर खत्म होता है एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 चैप्टर्स ऑफ अवर क्लास 11 बीएसटी, जिनकी वीडियोस मैं बहुत ही जल्दी अगले 1 से 2 दिन में डालने वाली हूँ। सारा सिलेबस हमारा बीएसटी का उसके साथ खत्म हो जाएगा। तो पूरे सिलेबस की आपको 1 शॉट वीडियोस या फिर 1 से 2 पार्ट में सारे चैप्टर्स मैंने कवर करवाए हैं। सारी वीडियोस को अच्छे से डिटेल में सुनो। कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर वीडियोस अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज शेयर करो, लाइक करो एंड कॉमेंट करो एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।